Right. So this is one of the questions from past papers. If figure 7.1 shows scale drawing of plane wave approaching a gap in a barrier. Scale drawing बोल रहा है ये. आपसे कह रहा है कि draw the pattern of the waves after they pass through the gap. Gap से pass होने के बाद क्या pattern बनेगा? So अगर मैं यहाँ पर check करूँ approximately जितना यहाँ पर wavelength है approximately उतना ही ये गैप भी है. दैट मीन्स यहाँ पर वेव फ्रंट्स जो है वो डायफ्रैक्ट होंगी अच्छी खासी. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आई नीड टू मेक श्योर कि जितना वेवलेंथ यहाँ पर है ना अप्रोक्सीमेटली उतना ही वेवलेंथ डायफ्रैक्टेड वेव्स का भी हो, उतना ही वेवलेंथ डायफ्रैक्टेड वेव्स का भी हो. अच्छा, डायफ्रैक्शन में वेवलेंथ चेंज नहीं होती, इस बात का ख्याल करना है कि डायफ्रैक्शन में वेवलेंथ चेंज नहीं होती. डायफ्रैक्शन में वेवलेंथ सेम रहती है. डायफ्रैक्शन में वेवलेंथ सेम रहती है. स्प्रेडिंग होगी पर वेवलेंथ जितना गैप यहाँ पर है इन दोनों के बीच में उतना ही गैप यहाँ पर था. राइट, वेव फ्रंट्स के बीच का गैप चेंज नहीं होगा. सो डायफ्रैक्शन में वेव स्प्रेड अप होगी बट वेव फ्रंट्स के बीच में जो गैप होगा इट विल रिमेन द सेम. एक बात. नंबर 2 ये चीज है, ये जो आपका स्प्रेडिंग है सर्कुलर वेव फ्रंट्स होने चाहिए बाय आई एंड इट्स नॉट नेसेसरी आप परफेक्ट स्केल कंपास वगैरह यूज कर लो, वैसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है. अच्छा, वेवलेंथ अगर आपके जो गैप है ना ये वेवलेंथ के मुकाबले में इट्स स्मॉलर, वेवलेंथ से छोटा गैप है तो तब आपके पास स्प्रेडिंग नहीं हो पाएगी, वेव गुजर ही नहीं पाएगी. स्प्रेडिंग तब होती है जब वेव पास हो जाए. अगर वेव पास ही नहीं हो रही तो फिर स्प्रेडिंग भी नहीं होगी. ये क्वेश्चन है, द वेव अप्रोचिंग द बैरियर have a wavelength of 2.5 centimeter and a speed of 20 centimeter per second. Calculate the frequency. The speed be given it. Wave length be given it. Lambda. They have just asked you for frequency. The frequency क्या होता है मेरा बच्चा? फ्रीक्वेंसी होता है v अपॉन लैम्डा. स्पीड कितनी है बेटे? स्पीड आपके पास है 20 centimeters per second. What is the wavelength? Wavelength is 2.5 centimeter. So 20 over 2.5 that will make it what? 8 hertz. Unit इसका होता है hertz. So frequency हो जाएगा 8 hertz. State the frequency of the diffracted waves. भाई जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट वेव्स की थी वही फ्रीक्वेंसी डायफ्रैक्टेड वेव्स की होगी. सही है. सो इट्स आल्सो 8 हर्ट्ज क्योंकि डायफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही. डायफ्रैक्शन में वेवलेंथ सेम रहता है, डायफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, डायफ्रैक्शन में स्पीड सेम रहती है. सिर्फ और सिर्फ वेव क्या होती है? स्प्रेड आउट होती है, उसकी एनर्जी रिड्यूस होती है. एक और क्वेश्चन करते हैं वेव्स पे. अच्छा, अब जो है हमने डायफ्रैक्शन पे एक क्वेश्चन कर लिया, अब हम थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चंस करेंगे. एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं इस वक्त डायफ्रैक्शन का और फिर हम थोड़े से मिक्सचर पे चलते हैं क्वेश्चंस का. ये एक और क्वेश्चन है. द क्वेश्चन सेज अ वेव passes along the surface of the water in a ripple tank. Describe the motion of a molecule on the surface as the wave passes. तो भाई वेव जैसे जैसे पास होगा मॉलिक्यूल्स कैसे मूव होंगे. So water molecule will move up and down. Water molecule moves up and down. Moves या फिर सही वर्ड इसका है vibrates. सही वर्ड इसका है vibrates. Water molecule vibrates या फिर आप लिखो oscillates up and down as the wave moves sideways. वेव साइडवेज मूव करेगी यूं, वाटर मॉलिक्यूल ऑसिलेट करेगा अप एंड डाउन. वेव मूव करेगी यूं, वाटर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा अप एंड डाउन. उसके बाद सेकंड फिगर 7.1 shows a view from above of a water wave. Above of water waves approaching a narrow gap in a barrier. The water on both sides of the barrier have the same wavelength and same depth. Okay, depth same है. Sketch the pattern of the waves in the region to the right of the barrier. State the process by which wave arrives at point P to the right of the barrier. So यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ जितना यहाँ पर आपके पास wavelength है approximately उतना ये gap है. So इसका मतलब है once again आपके पास waves जो हैं वो spread out होंगी, waves direct होंगी and इस बात को ensure करना है
कि जो डायफ्रैक्टिव वेव्स हैं इनकी वेवलेंथ बिल्कुल वैसी हो जैसे ये वाली वेव्स हैं, इनकी वेवफ्रंट्स बिल्कुल वैसी ही उतनी ही गैप से बने। सो अगर मैं इनके वेवफ्रंट्स बनाने लगूं, इट वुड बी जस्ट लाइक दिस। 2 से 3 या फिर 3 से 4 वेवफ्रंट्स बनाना काफी है। बिल्कुल वाईफाई जैसे सिग्नल्स बनेंगे। बस यहाँ पर इनको क्या करना है, जितना गैप यहाँ पर है ये वाला, उतने ही गैप इनके बीच में होना चाहिए, उतना ही गैप ये वाला होना चाहिए। सो द वेवलेंथ रिमेन्स द सेम। पूछ रहा है स्टेट द प्रोसेस। भाई इस प्रोसेस का नाम क्या है? इस प्रोसेस का नाम है डायफ्रैक्शन। इसको डायफ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं डायफ्रैक्शन के। अब मैंने आपसे कहा था कुछ क्वेश्चंस मिक्स करेंगे ताकि हमारे बाकी कॉन्सेप्ट्स भी कवर हों, पर इसी क्वेश्चन का एक कंटिन्यूएशन है, एक और पार्ट है, पार्ट सी। राइट, ये आपके पास एक और क्वेश्चन है। द क्वेश्चन सेज wave approaching the barrier in figure 7.1 has a wavelength of 1.7 centimeter and travels at the speed of this. Calculate frequency. बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जो भी मैंने करवाया। Frequency is equals to v upon delta. What is the speed given to you? It's 1.4 centimeter. Speed given है 12 और वेवलेंथ कितनी बेटे? वेवलेंथ आपके पास है 1.4, 8.6 यूनिट लिखना लाजमी है, 0.6 हर्ट्ज। अच्छा, आगे बढ़ता हूँ मैं, जरा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम डायफ्रैक्शन पे। Figure 7.1 shows the surface of a water in a tank. Straight wave fronts are produced at the left hand of the water tank and travel towards a gap in a barrier curve. Wavefronts travel away from the gap. Name the process that causes the wavefronts to spread out at the gap. इस phenomena को बोलते हैं diffraction. Diffraction. Suggest a cause of reduced spacing of the wavefronts to the right. Reduced spacing जो इस वक्त आपको नजर आ रही है, reduced spacing of the wavefronts to the right of the barrier. अगर आपके पास स्पेसेस रिड्यूस हुई है तो इसका मतलब यह है कि बैरियर के राइट साइड पे वाटर डेप्थ डिफरेंट है। सही है। अदरवाइज आपके पास जब किसी गैप से, किसी ओपनिंग से, किसी बैरियर से वाटर वेव पास होती है तो वहां पर, या कोई भी वेव पास होती है, इट डजंट चेंज द वेवलेंथ। Now state how the pattern of the wavefronts to the right of the barrier changes when the gap is made narrow. अगर गैप को मैं कम कर दूं, गैप को मैं नैरो कर दूं, तो आपके पास राइट पे वेव अपना पैटर्न कैसे चेंज होगा? यहाँ पर तो आपके पास देयर विल बी नो चेंज क्योंकि मैक्सिमम डायफ्रैक्शन हो गई है। जब मैक्सिमम डायफ्रैक्शन हो जाएगी तो कोई चेंज नहीं आएगा। A cause of reduced spacing between the wavefronts, reduced spacing between the wavefronts, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ क्या है? Change in depth, water depth different है इसलिए। अच्छा, उसके बाद एक चीज और है, ये तो आपके पास डायफ्रैक्शन का ये 3 क्वेश्चंस करा दिए। अब मैं मूव करता हूँ, जरा एक क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन का। ओके, सो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि साउंड compressions of the shows compression of the incident sound wave and the direction of the travel of the wave. State what is meant by compression. सिर्फ compression की definition यहाँ पर लिखनी है, तो मैंने compression आपको समझाया हुआ है। साउंड वेव भी है, 2 साउंड हम आगे जाकर मजीद पढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त साउंड वेव से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है we can do it with the current concept, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। So what is meant by compression? Compression is a region of high pressure. Compression is a region of high pressure. यहाँ पर molecules they are closer together. अच्छा, इसी का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यूएशन में है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q is 8.5. It takes 25 milliseconds. देखो बेटा, this is milliseconds. मिली का मतलब है डिवाइड बाय 1000 for the compression at P to reach Q. For this sound wave determine the wavelength. तो P से Q तक वो बता रहा है कि जो डिस्टेंस है 8.5
और इस 8.5 के डिस्टेंस पे कितने वेव्स बन रही हैं? 1 2 3 4 5। सो 8.5 वेव्स बन रही हैं। और इसने पूछा क्या है बेटे? इसने पूछा है वेवलेंथ। तो लैम्ब्डा वेवलेंथ आपने निकालना है। टोटल लेंथ कितनी है पी से क्यू की बीच में बेटे? 8.5 की लेंथ है। इस लेंथ पर कितनी वेव्स बन रही हैं? 5। सो टेल मी व्हाट इज द वेवलेंथ? 1.7। यूनिट क्या होगा इसका? मीटर। सो 1.7 मीटर्स। राइट। फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है बेटा। फ्रीक्वेंसी होती है स्पीड अपॉन वेवलेंथ। स्पीड अपॉन वेवलेंथ। क्या उसने हमें स्पीड दी हुई है? नहीं, उसने हमें टाइम दिया हुआ है। इट टेक्स 25 milliseconds for the compression at T to reach Q. सो एक तो फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी का हमने एक डिफाइनिंग फॉर्मूला सीखा था, और दैट वाज नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पर मेरा बच्चा वेव्स कितनी बन रही है? 1 2 3 4 5 वेव्स बन रही है। यहाँ पर वेव्स बन रही है 5। 5 waves are formed. ये जो 5 waves बन रही हैं, ये कितनी देर में बन रही हैं बेटे? ये 25 मिली सेकेंड्स में। 25 मिली सेकेंड्स का मतलब क्या है? डिवाइड बाय 1000। डिवाइड बाय 1000। So it will make it 0.025 seconds. 0.025 seconds. 1 upon t is n upon t actually. जब हम फ्रीक्वेंसी 1 upon t लिखते हैं ना, 1 upon t का मतलब है 1 wave in a unit time. So 1 upon t बन जाता है. Now when there are more waves, it's n upon t. 25 milliseconds का मतलब है 0.025 seconds. 200 hertz. So 200 hertz आपका final answer हो जाएगा. This was a question on reflection. अब जरा reflection के question करते हैं भाई. Right. The question is saying that a water wave in a tank travels from a region where the speed of the water wave is faster into a region where it is slower. Figure 6.1 is one quarter scale diagram that shows the wavefronts in the region where the speed is faster. अच्छा, deep faster speed कहाँ होती है बेटा? डीप रीजन में स्पीड फास्टर होती है, ठीक है। स्लोअर रीजन में, स्लोअर रीजन का मतलब है शैलो रीजन। सो डीप टू शैलो वेव्स ट्रेवल कर रही हैं। अब जब डीप टू शैलो वेव्स ट्रेवल कर रही हैं तो जाहिर है स्पीड स्लो होगी। अब हमने एक चीज और पढ़ी है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, एंड v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा के अकॉर्डिंग भाई चाहे रिफ्लेक्शन हो, चाहे रिफ्लेक्शन हो, चाहे डायफ्लेक्शन हो, आपके पास फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। चेंज अगर हो सकता है तो स्पीड चेंज हो सकती है और वेवलेंथ चेंज हो सकती है। अब इम्पोर्टेंट क्या है समझना? इम्पोर्टेंट ये है कि सिंस द वेव इज गोइंग फ्रॉम deep to shallow region, wave is going from faster to slower region. इसका मतलब स्पीड क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। अगर स्पीड रिड्यूस हो रही है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वेवलेंथ भी रिड्यूस हो गई। तो ये जो डीप रीजन से शैलो रीजन में आप जा रहे हो, यहाँ वेव फ्रंट्स के बीच में गैप कम होगा। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये तो मैंने जनरली आपको बता दिया कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन क्या है लेट्स सी दैट। फिगर 6.1 इज वन क्वार्टर स्केल डायग्राम। वन क्वार्टर का मतलब क्या है? 1/4। 1/4 का मतलब क्या है? 1:4 का रेशियो है। 1:4 का रेशियो है। मतलब अगर स्केल पे 1 सेंटीमीटर होगा तो रियल में वो आपके पास होगा 4 सेंटीमीटर। स्केल में अगर 1 मीटर है तो रियल में होगा वो 4 मीटर्स, राइट? So this is the ratio. सबसे पहली चीज वो कह रहा है take measurements from the scale diagram in 6.1 to determine the wavelength of the water wave as it travels in the faster region. भाई सबसे पहले उन्होंने आपसे कहा कि determine the wavelength of the water as it travels in the faster region. faster region में जो travel कर रही है आपके पास waves, इनका मुझे बताओ कि wavelength क्या है। तो मैं scale यहाँ पर प्लेस करके आपकी लिए पिक्चर लेता हूँ। इस स्केल के साथ मैंने पिक्चर ली है एंड इसको देख के आप मुझे बताओ कि वेवलेंथ क्या है। यूजुअली यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज अराउंड 0.6 सेंटीमीटर। 0.6 सेंटीमीटर। अच्छा, हमेशा याद रखना एक वेवलेंथ कभी भी मेजर मत करना। जब भी आप वेवलेंथ मेजर कर रहे हो ना इस तरीके से, तो मेजर 2-3 वेवलेंथ्स। सो लेट्स से मैं यहाँ से शुरू करता हूँ
और मैं इसको मेजर करता हूँ, लेट्स अज्यूम 1 2 3 4 5 6। The six wavelengths are formed. The six wavelengths are formed at 3.9 centimeter. 3.9 centimeter पर 6 wavelengths बन रही हैं। 3.9 centimeter पर 6 wavelengths बन रही हैं। 1 2 3 4 5 6. So what is the wavelength of one wave? 0.65 centimeters. But wait, अभी कहानी खत्म नहीं हुई. It's a two-marked question, and it says, okay, determine the wavelength of the water waves as it travels in the faster region. यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसने कहा 1/4। इसका मतलब है ये वेवलेंथ जहां आपके पास 0.6 सेंटीमीटर 65 सेंटीमीटर आ रही है, एक्चुअल में ये वेवलेंथ हो जाएगी 0.65 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि 1:4 का रेशो है। 1 सेंटीमीटर ऑन द स्केल is actually equals to 4 centimeters on actual. So ये क्या हो जाएगा भाई? 2.6 सेंटीमीटर। अब इससे आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन इसका कंटिन्यूएशन में और है। वेवलेंथ आ गई है, अब फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी, एक ही फॉर्मूला बताया था आपको फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा, एक तो ये बताया था, और इनमें स्पीड दी हुई है ना, सो स्पीड इज 0.39 मीटर्स पर सेकेंड। ये यूनिट मीटर्स पर सेकेंड है, यूनिट्स को बार बार देखा करो, और ये यूनिट क्या है? 2.6 सेंटीमीटर। इसका मतलब है अगर मैं मीटर्स में निकालना चाहूँ, वेवलेंथ मेरे पास है 2.6 सेंटीमीटर, 2.6 सेंटीमीटर, दैट इज 0.026 मीटर्स। मेरी फ्रीक्वेंसी मुझे निकालनी है, स्पीड मेरी है 0.39 so meters per second. Now frequency will be 0.39 over 0.026, 15 hertz. So frequency will be 15 hertz. Now इसी की continuation में एक और question है, and it says state what happens to the frequency of the water as it passes into the slower region. Wait, इस पर भी जाने से पहले एक क्वेश्चन और है जो मैं मिस कर रहा था, that's part B. Part B में कह रहा है draw lines that indicate the position of the wavefronts of the water wave in the slower region. ये important question है भाई। देखो मैंने एक चीज इसके लिए बताई थी, it's going deep to shallow, right? Deep to shallow, it's away from normal, and shallow to deep, it's towards normal. मैंने ये चीज जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है ग्रेड 10 में, I've told them the SAS DT, the SAS DT. Deep to shallow, it's away from normal. Shallow to deep, it's towards normal. सही है? And I'm talking about specifically about wavefronts. Remember, this is valid for wavefronts, not for wave. सही है? So since we usually make wavefronts, इसलिए मैंने wavefronts के लिए ये बनाया हुआ है. What you will do first thing first, that this is the boundary where the water changes from deep to shallow. This is the boundary. Now at this boundary, what do? You make a line that's 90 degree to the boundary. Done हो गया, ये line बना दी. If the boundary was not there, if the water would have not changed, so क्या था फिर इसका मतलब है ये वाला जो wave front आपको नजर आ रहा है, this should have been made just like this. ऐसा wave front बनना चाहिए था. Yes, बिल्कुल बनना चाहिए था sir. Now since the boundary is there, the wave changes, the water level changes from deep to shallow. It means this path will not be followed. So when it's going from deep to shallow, what path is followed? What will happen to the wave front? Deep to shallow, the SAS DT, it will bend away from the normal. So इस wave के पास bend होने के कितने option थे बेटे? 2 option थे. Wave आपके पास bend हो सकता था यूं, wave could have bent like this. इस ओरिजिनल पाथ को उसने छोड़ दिया, it would have bent towards the normal. ये normal की तरफ bend हो सकता था, right? This line is normal. ये वाली line क्या है? Normal line है.
सो ये जो नॉर्मल लाइन है आपके पास हो क्या सकता है कि वेव फ्रंट अपना ओरिजिनल पाथ छोड़ दे. दिस वाज द ओरिजिनल पाथ. It will leave its original path. It will bend towards normal. एक ऑप्शन इसके पास ये है. But wait, it should not go there. क्यों? क्योंकि यहाँ पर चेक करो, deep से shallow जा रहा है. When it's going from deep to shallow, so this should bend away from normal. ये ऐसे bend हो जाएगा. Right? Now you have made one wave front. You have made one wave front. ये bend करा दिया आपने away from normal. You're done. कहानी हो गई खत्म. अब आप क्या करोगे? बाकी जितने भी वेव फ्रंट्स हैं जो इस सरफेस पे इस बाउंड्री पे आकर स्ट्राइक कर रही हैं, उन सब को आपने बेंड कराना है जस्ट पैरेलल टू दिस वन वेव फ्रंट. स्केल उठाओ, बाकी सारी की सारी वेव फ्रंट्स, मेक देम पैरेलल टू दिस वन, 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 make them parallel to the one you have just made. So this is how you are going to draw refracted wavefronts. Refracted wavefronts को ऐसे join करना है. And whether you have made it correct or not. Now remember, if you have made it correct, what will happen? Since it's going from deep to shallow, it's going to a slower region, the speed has reduced, the wavelength भी क्या होनी चाहिए? Reduced. If you watch it carefully, ये वाला wavelength, ये वाला wavelength, and ये वाला wavelength, it's quite different. I'll call this lambda 1. I'll call this wavelength 1. And I'll call this lambda 2, wavelength 2. So you will see very clearly that lambda 1 is greater than lambda 2. That means the wavelength has reduced and it should be reduced. Why? Because it's going from deep to shallow. Speed कम हो रही है. क्या कम हो रही है बेटे? Speed कम हो रही है, इसलिए wavelength भी कम हो रही है.